साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग सुर्खियों में रहे कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण आपके आगामी परीक्षाओं के लिए रहेगा। और ये जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जो सुर्खियों में रहे हैं, जो व्यक्ति हैं, ये अक्टूबर 2022 के मंथ में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्री गुरु रामदास जी के बारे में। तो इनका जन्म 1534 में होता है और इनकी मृत्यु 1581 ईस्वी में होती है। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे और ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। ठीक है, पहले गुरु गुरु नानक थे, दूसरे गुरु अंगद थे, तीसरे अमरदास थे और अमरदास के ही जो दामाद थे वो रामदास जी थे और ये गुरु सिख धर्म के चौथे गुरु थे। यहाँ ध्यान रखिएगा कि गुरु रामदास और इनके ससुर जो थे अमरदास जी, वो दोनों ही अकबर के समकालीन थे। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा दान की गई भूमि पर रामदासपुर शहर की नींव रखी। बाद में रामदासपुर का नाम बदल करके अमृतसर कर दिया गया। इसके अतिरिक्त लंगर अर्थात सामुदायिक रसोई और मंजी धर्म प्रचार केंद्र की प्रथा को मजबूत करने का कार्य इन्होंने किया। साथ ही इन्होंने आनंद कारज की रचना की थी और यह जो आनंद कारज है यह सिख विवाह समारोह का आधार है। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इनके अनुयायियों को रामदासी कहा जाता था और गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन को उत्तराधिकारी नियुक्त करके गुरु का पद पैतृक बना दिया। मतलब जो पांचवें गुरु होते हैं वो गुरु अर्जुन देव होते हैं, ये इनके ही पुत्र थे और यहाँ से ये जो गुरु का पद था वो पैतृक बना दिया गया। आगे इसमें इनके बारे में बात करें तो देखिए, मुगल बादशाह अकबर द्वारा दान की गई भूमि पर उन्होंने एक पवित्र सरोवर या तालाब बनवाया। उन्होंने इसके चारों ओर लोगों को बसने के लिए आमंत्रित किया, व्यापारियों और दूसरे सौदागरों को वहां आकर्षित किया कि आकर के बसें। अगला है रश खान या सैयद इब्राहिम खान के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा में रश खान और ताज बीबी के मकबरों को एक पर्यटक परिसर के रूप में पुनर्विकसित किया। ध्यान रखिएगा, रश खान और ताज बीबी के मकबरे कहाँ पर है? मथुरा में। रश खान के बारे में बात करें तो वह 16वीं सदी के सूफी मुस्लिम कवि थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार किया था और वैष्णव धर्म को अपना लिया था। इन्होंने अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत किया था। सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला आदि इनकी कुछ खड़ी बोली की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो ध्यान रखिए, खड़ी बोली की। ताज बीवी के बारे में बात करें तो इन्हें मुगल मीराबाई के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मुगल मीराबाई किसे कहते हैं? तो ताज बीवी को कहते हैं। वह गोकुल क्षेत्र की रक्षा के लिए मुगलों द्वारा नियुक्त एक मुस्लिम अमीर की पुत्री थी। उन्होंने भगवान कृष्ण के प्रेम में सब कुछ त्याग दिया था। रसखान जी की भक्ति और अध्यात्म के बारे में कुछ बात करें तो वे कृष्ण के अनुयायी बन गए और अपना जीवन वृंदावन में व्यतीत किया। रसखान को व्यापक रूप से एक महान कवि के रूप में स्वीकार किया जाता है। उन्होंने अपनी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित की थी। अब बात करते हैं बेगम शमरू के बारे में। तो इनसे प्रश्न बनता है, बेगम शमरू का जन्म 1750 और मृत्यु 1836 में होती है। यह एक मुस्लिम महिला थी। हालांकि बाद में इन्होंने कैथोलिक धर्म को अपना लिया था। वह भारत की एकमात्र कैथोलिक रानी के रूप में लोकप्रिय हुई। इनका जन्म का नाम फरजाना था। इन्होंने अपना शुरुआती समय दिल्ली में एक नर्तकी के रूप में व्यतीत किया था। इन्होंने एक ऑस्ट्रेलियाई मर्सनरी अर्थात किराए के सैनिक से विवाह कर लिया था। इस मर्सनरी को वर्तमान मेरठ जिले में से सरधना की जागीर प्राप्त हुई थी। धीरे धीरे बेगम शमरू सरधना और इसके भू राजस्व, लेन देन आदि के प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी थी। मुगल साम्राज्य को अपना समर्थन देने के कारण इन्हें सम्राट शाह आलम ने जेब उन निस्सा की उपाधि दी थी। साथ ही एक खिलत अर्थात औपचारिक वस्त्र से सम्मानित भी किया था। इनके बारे में अन्य चीज़ों की बात करें तो 10 साल की दरिद्र अनाथ से लेकर के बेगम बनने तक उन्होंने एक लंबा सफर तय किया। उन्हें प्रसिद्ध दरबारी खानमबाई द्वारा एक नर्तकी के रूप में प्रशिक्षित किया गया था। उन्हें मुगल सम्राट द्वारा गोद लिया गया था। उनकी अपनी निजी सेना थी और उन्होंने सरधना में एक जागीर पर शासन किया था। अब श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1857 की क्रांति के समय 1857 में होता है और मृत्यु 1930 में। इनका जन्म आधुनिक गुजरात में हुआ था। इन्होंने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की स्थापना की थी।
ध्यान ध्यान रखिएगा, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस की। उन्होंने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक एक मासिक पत्रिका की भी शुरुआत की थी। यह भारत की स्वतंत्रता संबंधी मांग के प्रचार प्रसार पर केंद्रित थी। वर्ष 1905 में औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ लिखने के कारण इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था। इन आरोपों के कारण इनर टेम्पल इनर टेम्पल क्या है, लंदन में बैरिस्टर के लिए, बैरिस्टर जो वकील होते थे, बैरिस्टर के लिए एक पेशेवर संघ था। तो इनर टेम्पल ने इन्हें कानून की प्रैक्टिस करने से रोक दिया था। अंग्रेजों द्वारा आलोचना का सामना करने के बाद वे इंग्लैंड से पेरिस चले गए और अपना आंदोलन जारी रखा। इनके गुणों के बारे में बात करें तो वे राष्ट्रीय स्वतंत्रता के विचारों से प्रेरित थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हेतु काम करने के लिए समर्पित कर दिया। जयप्रकाश नारायण जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1902 में होता है और मृत्यु इनकी 1979 में होती है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनेता थे। वह कांग्रेस पार्टी के भीतर वर्ष 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1948 में इन्होंने अधिकांश कांग्रेस समाजवादियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया और वर्ष 1952 में 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1970 के दशक के मध्य में इन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। इनके गुणों की बात करें तो वे अपने चारित्रिक बल, सादा जीवन और राजनीति में सिद्धांतवादी होने के कारण युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारत में स्वच्छ राजनीति के समर्थक थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के उनके आह्वान से जनता में लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर काफी जागरूकता आई। आगे बात करते हैं नानाजी देशमुख के बारे में। तो इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हो सॉरी हाँ, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था और मृत्यु 2010 में होती है। इनका पूरा नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। इन्हें नानाजी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कार्य किया था। इन्होंने भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने इसके पहले चांसलर के रूप में कार्य किया था। इन्हें जो सम्मान दिया गया है उसमें पद्म विभूषण, ज्ञानेश्वर पुरस्कार और भारत रत्न शामिल हैं। इनके गुणों की बात करें तो वह भारत के एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम किया। उनके प्रयासों से गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाने का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ। डॉक्टर के आर नारायण की बात करें तो इनका जन्म 1920 में होता है और मृत्यु 2005 में हुई थी। डॉक्टर नारायण ने 1997 से लेके 2002 तक 1997 से 2002 तक भारत के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था और वह भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे। इसके अतिरिक्त वह 1992 से 97 तक भारत के 9वें उपराष्ट्रपति भी रहे। मतलब राष्ट्रपति के पहले उपराष्ट्रपति रहते हैं, फिर राष्ट्रपति बनते हैं। और इससे पहले उन्होंने कई देशों के राजदूत के रूप में भी कार्य किया था। वह 1998 के आम चुनाव में मतदान करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। उनसे पहले भारत के राष्ट्रपतियों ने वयस्क मताधिकार में भाग नहीं लिया था। इनके बारे में और देखें तो इन्होंने हिंसा और भ्रष्टाचार को समाप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सुधार करने की मांग की। साथ ही वे एक बौद्धिक और विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर लेखक या सह लेखक के रूप में कई रचनाएं लिखी। इनकी रचनाओं में इंडिया एंड अमेरिका, एसेज इन अंडरस्टैंडिंग और नॉन अलाइनमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल रिलेशन उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो इनका जन्म 1931 में हुआ था और मृत्यु 2015 में होती है। इनका जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। वह पीपुल्स प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन के नाम से भी लोकप्रिय थे। उन्होंने भौतिकी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन किया था। वह वर्ष 2002 से 2007 तक देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो डॉक्टर के आर नारायणन के बाद राष्ट्रपति जो बनते हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनते हैं। इनके योगदान के बारे में बात करें तो इन्होंने पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस परीक्षण के बाद भारत जो है परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गया था। इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ में स्वदेशी निर्देशित मिसाइलों के विकास की भी जिम्मेदारी ग्रहण की थी। वह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में भारत के पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। इनके पुरस्कारों में इनके सम्मान में पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न तीनों दिया गया। पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 में, भारत रत्न 1997 में। इनके बारे में और चीज़ों को देखेंगे, गुणों के बारे में, तो उन्होंने भारत में रॉकेट के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके विजन ने उन्हें व्यापक परिणाम देने वाली परियोजनाओं का नेतृत्व करने में मदद की। वह बहुत ही सरल और पवित्र जीवन जीते थे। उनका जीवन और विचार आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। दिलीप
नोबिस के बारे में बात करें, जिनका जन्म 1934 में हुआ था और मृत्यु 2022 में होता है, तो देखिए वह एक भारतीय चिकित्सक थे। उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है। अक्टूबर 2022 में इनका देहांत होता है। इन्होंने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान शरणार्थी शिविरों में काम करते हुए ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की सहायता से कई लोगों की जान बचाई थी। तो ओआरएस का फुल फॉर्म भी पूछ सकता, तो याद रखिएगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस। ओआरएस जो है वस्तुतः जल, ग्लूकोज और नमक का एक घोल है। यह घोल निर्जलीकरण से बचने का एक सरल और लागत प्रभावी उपाय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने ओआरएस को हैजा और अन्य अतिसार रोगों के उपचार के लिए मानक चिकित्सा टॉनिक के रूप में अपनाया है। लेसेंट जर्नल ने इसे 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सीय खोज बताया था। वर्ष 2002 में इन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पोलिन पुरस्कार से सम्मानित किया था। पोलिन पुरस्कार को बाल चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। इनके वैज्ञानिक सोच और ज्ञान के बारे में बात करें तो इन्होंने अपने शोध के माध्यम से लगातार योगदान दिया और बड़े पैमाने पर ओआरएस के व्यवहारिक उपयोग का जिम्मा उठाया। उन्होंने सोसाइटी फॉर अप्लाइड स्टडीज SAS नामक अनुसंधान संगठन की स्थापना की। बाद में नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी फॉर अप्लाइड स्टडीज को शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।